सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पाठ्य योजना 4 है। ठीक है, दृष्टांत कौशल है। दृष्टांत कौशल को हम लोग उदाहरण कौशल के नाम से भी जानते हैं। और प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुतिकरण मैं आप लोगों को क्लास में करवा दिया हूँ, और अब जो बताने जा रहा हूँ तो उसमें आपको लेखन किस तरीके से करना है, उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन जो हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल के फाइल में लिखने का, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, तो कक्षा यहाँ 7th का मैं प्रकरण लिया हूँ। विषय हिंदी है, व्याकरण से संबंधित। कालांश चतुर्थ कालांश है, चक्र पंचम है, अवधि 10 मिनट, दिनांक और प्रकरण का जो है वो स्वर संधि के बारे में आज बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात मैंने बता रखा है आप लोगों को एक क्लास में कि दृष्टांत कौशल के घटक, तो यहाँ पर आप इसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे प्यारे बच्चों हेडिंग, वो होगा आपका दृष्टांत कौशल के घटक। जितने घटक बताए गए हैं वो सारे घटक आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है, कक्षा 7 में पठन कार्य कर रहे हैं, तो कक्षा 6 का जो होगा पढ़े लिखे होंगे वो उनका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि विद्यार्थी स्वर संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, ये उसका पूर्व ज्ञान होगा। अब उसके पश्चात हम लोग हेडिंग डालते हैं सहायक सामग्री का। तो प्यारे बच्चों, सहायक सामग्री अगर स्वर संधि से संबंधित जो चीज़ें वो लेकर के आया है शिक्षण में, उसी को हम सहायक सामग्री के रूप में लिख देंगे। जैसे वो शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान चार्ट पेपर बना के लाया था, उस पर स्वर संधि से संबंधित परिभाषा लिखा था, उदाहरण लिखा था, चित्र लेके आ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो लिखेगा। अब उसके पश्चात है दृष्टांत कौशल का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा। किसके पश्चात? वो सहायक सामग्री के पश्चात रहेगा। कौन सा? दृष्टांत कौशल का प्रस्तुतिकरण। प्यारे बच्चों, देखिए प्रस्तुतिकरण बताने से पहले मैं आप लोगों को उदाहरण कौशल के रूप बता देता हूँ कि क्या रूप होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूप, वैसे तो इसके बहुत सारे रूप देखने को मिलता है, तो सबसे पहला अगर रूप मैं बात करूँ तो सबसे पहला रूप देखने को मिलता है दृश्य उदाहरण। कौन सा? दृश्य उदाहरण। यहाँ लिखना नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब दृश्य उदाहरण का मतलब है ऐसी वस्तु या सामग्री जिसको बच्चों को हम दिखा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी नियम, तथ्य, सिद्धांत के बारे में अवगत कराना चाहते हैं दिखा करके, उसी को हम क्या कर रहे हैं, दृश्य उदाहरण प्रस्तुत करना। अब इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें चार्ट पेपर ला सकते हैं। ठीक है, मानचित्र हो सकता है, इसमें मॉडल भी हो सकता है, दिख रहा है ना, मॉडल हो गया। दृश्य फिल्म जो दिखाना हो गया। हाँ, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो भी तथ्य के बारे में जानकारी देना चाहते हैं वो इन्हीं के माध्यम से दे देंगे, जो उदाहरण के रूप में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अधिकतर आप देखेंगे तो जो सामाजिक विषय के प्रस्तुतिकरण होता है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया ना, इन सब विषयों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, या फिर कला के विषयों में कहीं ना कहीं इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं साइंस विज्ञान में भी कहीं ना कहीं इस तरीके का दृश्य उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इन विषयों के लिए ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो एक तो हो गया दृश्य उदाहरण। ठीक है, दूसरा अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा श्रव्य उदाहरण। अब श्रव्य किसे कहते हैं, पहले यही भी जान लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के कंठ से निकली हुई ध्वनि जब हमारे श्रवणेंद्रियों तक पहुंचती है, मतलब कानों तक पहुंचती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य कहते हैं। तो इसमें जो होता है ना, हम स्वरों से संबंधित बातों को बताते हैं,
और उसके माध्यम से हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे अधिकतर ना तो स्वर में श्रव्य में कह सकते हैं, जिसमें आपका संगीत आता है, साहित्य आता है, इसमें स्वर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ना। अब जब भी आप संगीत प्रस्तुत करते हैं या संगीत की बात करते हैं, संगीत अगर प्रस्तुत करते हैं तो स्वरों का जो होता है वो उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप संगीत जब भी गीत गाते होंगे तो अगर यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं है तो उतना अच्छा कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो वाचन की उत्तम विधि मानी जाती है, वो वाचन की उत्तम विधि तभी मानी जा सकती है जब उसमें क्या हो, उतार चढ़ाव हो, और कविता पाठ जो किया जा रहा हो ना, या फिर नाटक के जो पात्र होते हैं, पात्र जब आप देखे होंगे कि वो संवाद जब प्रस्तुत करते हैं तो संवाद श्रव्य या कह सकते हैं कि स्वर के माध्यम से ही करते हैं, और जितना अच्छा संवाद होता है आप उसमें देखे होंगे कि स्वरों का उतार चढ़ाव उतना ही अच्छा पाया जाता है। ठीक है, कविता पाठ हो गया ना। गद्य और पद्य के भी वाचन जब किए जाते हैं तो लयबद्ध तरीके से किए जाते हैं। गद्य पढ़ने का अपना एक तरीका होता है जिसमें चिन्ह, विराम, पूर्ण विराम ना, कामा, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके गद्य का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पद्य का भी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें भी हम लयबद्धता लाते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। जिस प्रकार का भाव बनता है या रहता है ठीक उसी प्रकार सा हम प्रस्तुतिकरण भी करते हैं श्रव्य उदाहरण में। तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रव्य उदाहरण देते समय। ये तो हो गया दूसरा उदाहरण। ठीक उसी प्रकार से आपका तीसरा जो होता है वो होता है दृश्य उदाहरण। दृश्य तो बता चुके ना, दृश्य श्रव्य उदाहरण मतलब दोनों को, ऑडियो वीडियो विजुअल एग्जाम्पल जो हम लोग देते हैं इसको बोलते हैं दृश्य श्रव्य उदाहरण, जिसमें देखा भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है। ठीक है, तो विषयों, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण आप देखे होंगे तो विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ या विशेषज्ञों कह लीजिए, विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण की जाती है वही सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि विषय का जो शिक्षक होता है वो कक्ष में आकर के प्रस्तुतिकरण करता है। तो बच्चे क्या होते हैं ना, जब वो प्रस्तुतिकरण करता है तो बच्चे उसके चेहरे को देखते हैं इस तरीके से उचक उचक कर। बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखता है ना, तो वो उचक उचक के चेहरे, क्योंकि उसके भावों को देखते हैं, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है, तो वो उस तरीके को टीचर को देखते हैं तब भी बहुत कुछ समझते हैं ना। और फिर वो प्रस्तुतिकरण भी कर रहा है, बोल भी रहा है, तो सुनते भी हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य उदाहरण। इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो आज तकनीकी का समय है, तकनीकी में आप देखे होंगे कि मोबाइल में कुछ चलचित्र हम ला सकते हैं, वीडियो विजुअल, जिसमें ऑडियो हो और वीडियो भी हो जो चल रहा हो, तो वो ला करके हम बच्चों को दिखा करके भी समझा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उदाहरण आजकल दिया जा रहा है कक्ष में। ठीक बात, ये हो गया। फिर उसके बाद है आपका चौथा वस्तु संबंधी उदाहरण। ठीक है, जब यहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तु को क्या किया जाए, मूर्त रूप से वस्तुओं को दिखाया जाए। हम कोई भी वस्तु को क्या करते हैं कक्षा में मूर्त रूप से, मूर्ति आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जब ला करके वस्तुओं को दिखाते हैं तो बच्चा वहाँ से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए हम ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं दृष्टांत का। जैसे अगर उदाहरण के रूप में कहें तो कक्षा 7 में या 6 में अगर बच्चों को हमको पढ़ाना है तो हम किसी भी पुष्प को लेकर के आएँ, गुलाब का हो गया जो जड़ सहित हम उखाड़ लाए हैं बच्चों को दिखाने के लिए, और ये वास्तविक वस्तु है, मान लीजिए यही गुलाब है, सपोज कर लीजिए जड़ सहित है, और उसको दिखा करके बच्चों से सबसे पहले पूछ लें कि ये क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे गुलाब का फूल का पौधा है। ठीक है, अब उसमें हम कहेंगे कि मान लीजिए और आपको क्या क्या दिख रहा है,
तो कहेंगे कि एक फूल दिख रहा है, और तो हम कहेंगे फूल किस रंग का है, तो कहेंगे लाल रंग का है। और क्या दिख रहा है, तो कहेंगे पत्तियां दिख रही हैं। पत्तियां किस कलर की हैं, तो कहेंगे हरे रंग का है। और क्या दिख रहा है, तो जड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम उसी से संबंधित दिखा सकते हैं। तो कक्षा कक्ष में वस्तु संबंधित अगर जो भी पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप वस्तु का निर्माण करके या फिर वास्तविक वस्तुओं को ला करके उदाहरण दे सकते हैं, जिनमें आप कंकड़, पत्थर, बालू, रेत और कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीजें हो गई, दालें हो गई जिसमें और फल, ये सब भी सारी चीज़ें आप ला सकते हैं और उससे शिक्षण और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस उदाहरण का भी आप प्रस्तुतिकरण प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है वस्तु संबंधित उदाहरण। उसके बाद है शाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक संप्रेषण के द्वारा भी हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण जो मौखिक रूप से बोल करके प्रस्तुत की जा रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ये भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कक्षा शिक्षण चल रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ प्राथमिक उपचार के बारे में मैं बता रहा हूँ और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तुरंत कह दिया, थोड़ा सा इसमें दृश्य का भी प्रयोग कर दिया कि ग्राउंड में देख रहे हो सभी बच्चे खेल रहे हैं। अब उसी के आधार पर मैं मौखिक रूप से बच्चों को बता रहा हूँ कि देखो अगर ये खेलते खेलते इसमें कोई गिर गया, उसको चोट लग गई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले हम क्या करेंगे उनको कि उसको पहले लाएंगे, डेटॉल से उस घाव को, चोट को साफ करेंगे, उसमें जिसमें कॉटन से लेकर के बाकायदा साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के पश्चात जो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है उसको हम क्या करेंगे, उस घाव पे लगाएंगे। लगाने के पश्चात हम उसको बांध लेंगे पट्टी से, या फिर बैंडेज अगर लगाने लायक घाव है तो बैंडेज का भी यूज कर लेंगे। तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले जो ये उपचार किया जाता है प्यारे बच्चों, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो ये मौखिक रूप से बोल करके बच्चों को बताया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, शाब्दिक संप्रेषण उदाहरण। ठीक है, उसके पश्चात शाब्दिक की बात करते हैं तो यहीं पे और भी समझ लीजिए, एक उदाहरण और दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशाब्दिक संप्रेषण उदाहरण। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसमें आप देखे होंगे कि जो हमने बताया चार्ट हो गया, मानचित्र हो गए ना, चित्र हो गए, मॉडल हो गए, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है और बालकों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है। इसमें सिर्फ दिखाया जाता है, बच्चों को बोलना नहीं है, आपको सिर्फ ला करके दिखा दिए और पूछ दिया कि जो, अब दिखाने के पश्चात उस चित्र को हटा लिए। अब यहाँ से प्रश्न पूछ देंगे कि इस चित्र में जो चित्र दिखाए थे उसमें क्या क्या आपको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित भी अशाब्दिक उदाहरण दिए जाते हैं। शिक्षक क्या कर सकता है, ऐसे दिखा करके मूर्त रूप से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था उदाहरण का कुछ स्वरूप। और मैं आप लोगों को इसमें जो उदाहरण है वो आपका कह सकते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण कर रहा हूँ, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसमें एक आध दो और भी उदाहरण सम्मिलित कर लिए जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रव्य उदाहरण के अंतर्गत मैं रखने का प्रयास किया हूँ। अब छात्र को सबसे पहले टीचर क्या करेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसकी परिभाषा दी गई है, तो स्वर संधि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अब छात्राध्यापक सबसे पहले बोर्ड पे क्या करेगा, इस तरीके से स्वर संधि की परिभाषा लिख देगा। ठीक है, तो आपको लेखन के लिए मैं बता रहा हूँ, व्यवहारिक उद्देश्य लेखन, तो आपको भी फाइल में इसी तरीके से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, जिसके लिए पहले सारणी बनेगा, तो उसमें सीरियल नंबर, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और घटक लिखा जाएगा। ठीक, तो अब मैंने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और सुनिए, जिसमें लिखा हुआ है, जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है, ये ध्यान रखिएगा, अंत में क्या होता है, स्वर होता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, तब वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों को आपने बता दिया कि दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर हो, ठीक है,
स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, स्वर होता है, तब वहाँ स्वर संधि कही जाती है। या फिर कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि कही जाती है। अब ये बता करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मत धन अनुसार। अब हमने कहा कि ये जो शब्द है मत के परिभाषा के अनुसार देखिए अंत में क्या है, त है, त में क्या लगा है, अ वर्ड है ना, सॉरी स्वर है, तो अब अंत में अ दिख रहा है। अब इसी अनुसार दूसरा जो शब्द है अनुसार के क्या कह रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। प्रारंभ में देखिए क्या लगा हुआ है, तो ये अ लगा हुआ है, लिखा है ना प्रारंभ में अ। ठीक, तो अब बच्चों से हम यहाँ से पूछ भी सकते हैं, या एक दो उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बता दे रहा हूँ उसको बाद मैं पूछ लूँगा। ठीक है, तो पहले बता दिया कि मत के त में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है स्वर। फिर उसके पश्चात अनुसार के पहले शब्द में क्या हुआ है, ये अ स्वर लगा हुआ है। ठीक, तो अब ये अ पहले शब्द के अ में और उसके बाद दूसरे शब्द के अ में, यहाँ पे अ ही है, अब अ और अ मिलकर क्या बन रहे हैं, आ बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये स्वर जो शब्द लिखा हुआ है अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो अब बच्चे बताएंगे या टीचर खुद ही बता देगा, ये बनेगा मतानुसार। क्या बनेगा, मतानुसार। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है कि गिरी धन इस, तो एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। पहला जो शब्द है प्यारे बच्चों गिरी के जो री शब्द है, सॉरी जो लास्ट वाला ये है उसमें क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। शब्द के लास्ट में क्या लगा है, ई स्वर लगा हुआ है, देख लिखे हैं ना। अब उसके पश्चात ई जो दूसरा शब्द है इसके प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, यहाँ से देखिए इसमें प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है प्रारंभ में। तो अब ई प्लस बड़ी, क्योंकि ये छोटी ई है और उसके पश्चात ये क्या है, बड़ी, मिल करके क्या बनेंगे, बड़ी बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो शब्द बनेगा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा टीचर के द्वारा कि यहाँ पर गिरीश बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया दो उदाहरण। इसी के अनुसार मैं और भी आप लोगों को उदाहरण प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग समझ लीजिए। फिर उसके पश्चात बच्चों से भी कुछ पूछा जाएगा कि इसके उदाहरण आप लोग बताइए, इसमें क्या लगा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे मैं आप लोगों के सामने फटाफट रख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है देव धन इंद्र। ठीक है, अब जैसे दो शब्द हैं, एक तो है देव और दूसरा जो है वो क्या है, इंद्र। अब प्यारे बच्चों टीचर पूछेगा, छात्र से सहभागिता मिलेगा कि देव पहले शब्द के अंत में क्या है, तो बच्चे बताएंगे अ है, अंत में क्या है, अ है। फिर उसके बाद ये इंद्र है ना, तो इंद्र के जो इंद्र शब्द है इसके प्रथम में क्या है, तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि क्या है, छोटी ई है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि ए बनाएगा। अब उसके पश्चात या टीचर बता देगा कि ए बनाएगा। तो अब बच्चों से पूछा जाएगा कि क्या शब्द बनेगा, तो बच्चे यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पे बनेगा सर देवेंद्र, ए की मात्रा हो गई ना, तो ये क्या बनेगा, देवेंद्र। ठीक है, अब बच्चों से सहभागिता भी लिया गया। ये भी पूछ सकते हैं, तो बच्चे जो बताएंगे ये यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण लिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए तीसरा उदाहरण था ना, और ये चौथा उदाहरण। तो हमने ले लिया वसंत ना और उत्सव, मान लो दिख रहा है सही ढंग से, उत्सव। ठीक है, ये दो शब्द है। अब हमने कहा जैसा कि परिभाषा कह रहा है प्यारे बच्चों कि पहले शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है,
पहले शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर अब बच्चे ही बताएंगे, बच्चों से पूछ लीजिए कि यहाँ पर प्यारे बच्चों बताओ क्या लगा हुआ है, तो अब कहेंगे कि यहाँ पर सर जी अ लगा हुआ है। अब जैसे परिभाषा कह रहा है कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, तो दूसरे शब्द का प्रारंभ यहीं से हो रहा है, तो बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे सर जी ऊ, हाँ ऊ स्वर है। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, क्या पूछेंगे अ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा ना, तो बच्चे बताएंगे कि सर जी ओ बनेगा। तो ओ बनेगा प्यारे बच्चों, तो बताओ कि वसंत धन उत्सव मिलके क्या बनेगा, तो बता देंगे वस्तोत्सव। इस प्रकार का प्यारे बच्चे संबोधन करेंगे। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण बच्चों को भी करने दीजिए, या करने के लिए आप होमवर्क दे दीजिए कि करके लेके आना प्यारे बच्चों, महाधन ऋषि। ठीक है, जिसमें दो शब्द क्या है, एक तो महा है और दूसरा क्या है, ऋषि है। तो इसका भी प्यारे बच्चों वो बच्चे को दे दीजिए होमवर्क को करके लेके आने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, दृष्टांत उदाहरण कौशल का प्रस्तुतिकरण हो गया। अब इसके पश्चात फटाफट देख लीजिए, चलिए अब यहाँ से हेडिंग जो चेंज हो जाएगा वो होगा दृष्टांत कौशल का नहीं, बल्कि यहाँ पे के कर लीजिए, के घटक एवं निरीक्षण तालिका। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हमने बताया था प्यारे बच्चों कि आप लोगों को 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम, जिसमें एक होगा नगण्य, औसत और अधिक। ठीक है, ये कॉलम बन गया, दिख रहा है ना सबको। अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो सीरियल नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी घटक हैं पहले आपको क्या करना होगा, उन सारे घटकों को लिख लेना है। मैंने एक क्लास में सभी घटकों का नाम लिखवाया हुआ है, तो इस तरीके से सभी घटक आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और ठीक उसके सामने क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 और अधिकतम में 5 6, यहाँ भी क्या 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी के ठीक सामने लिखेंगे प्यारे बच्चों, तब जाकर के आपका ये पूरा सारणी कंप्लीट होगा। जब सारणी घटक एवं निरीक्षण तालिका बन जाएगी, ठीक, अब इसी के पश्चात जो भी आपका कक्षा में शिक्षण कार्य किए रहेंगे उसके आधार पे जो घटक जितना आपने फॉलो किया होगा उसी के अनुसार पे वो टीचर क्या करेगा, रेटिंग स्केल लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे गोला लगाएगा। अब इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे समालोचना, समालोचना या फिर आलोचना की हेडिंग रहेगी। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ये हेडिंग रहेगा आपका। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिनांक प्यारे बच्चों, और बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे।
देना। तो समालोचना किया जाएगा टीचर के द्वारा पॉइंट में, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, दृष्टांत या उदाहरण कौशल का प्रस्तुतिकरण अपने कॉपी पे फाइल पे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि उदाहरण कौशल आप लोग कभी कभी क्या करते हैं कि उसमें ऐसे उदाहरण को लाते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप, जैसे मैंने बताया पहले परिभाषा दे दिया, आप क्या कर सकते हैं, अगर चित्र का प्रयोग किया, जैसे हमने पूरे प्रकार बताया था ना, तो अगर आप कोई चित्र ला रहे हैं, चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं और फिर उसके पश्चात आप समझा रहे हैं या फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछ दे रहे हैं, तब बच्चों को अगर उस चित्र की सहायता से समझ में हमें आ गया तो वो भी उदाहरण अच्छा है, जो मूर्त रूप से आपने दिखाया उसको। तो ऐसे आप भी प्रस्तुतिकरण विषयवार बना सकते हैं, विषयवार आप प्रस्तुत कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा कि उदाहरण या दृष्टांत का रूप आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, दृश्य है कि श्रव्य है, कि दृश्य श्रव्य है, कि शाब्दिक है, कि अशाब्दिक है, या विषय वस्तु से रिलेटेड है, कह सकते हैं वस्तु लेकर के अगर आप आए हैं तो उससे संबंधित है। तो ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके का प्रस्तुतिकरण वहाँ पे रखा हुआ है या किया हुआ है, ठीक उसी तरीके से आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी आपको डाउटफुल होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको नेक्स्ट क्लास में आप अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर जो आपने बताया था वो चीज़ें नहीं समझ में आया। तो जब भी आपको अवसर मिले तो आप प्रश्नीकरण किया कीजिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए। गलत बनाने से अच्छा है कि आप प्रश्न पूछ लीजिए जहाँ पर आपको डाउटफुल हो रहा है। अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों व्याख्या कौशल रह गया है। तो व्याख्या कौशल से संबंधित में किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है और किस तरीके से उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन किया जाता है, वो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो कल जो क्लास लिया जाएगा वो व्याख्या कौशल से संबंधित होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अपने फाइल पे लिखा करिए, ध्यान दीजिए और इसको नोट कर लीजिए।